दृष्टि हो सकती है, इसे मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। माननीय मानिक जी, दादा भाई, और छोटे राज्यों में भी। डॉक्टर अम्बेडकर, अगर वे मेरे इस दृष्टिकोण से जो मैं विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ सहमत हैं कि संघीय विधान मंडल के लिए चुनाव कराने से उनके अपने प्रशासन में कोई अड़चन नहीं आएगी, उनको अपने राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा, तब मेरा निवेदन है कि जहां तक निचले सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व की समस्या है उसे सुलझाना आसान हो जाएगा। सिर्फ उस सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व का सवाल रह जाता है। अगर यह सवाल ऐसे तरीके से सुलझाना है कि उसमें राज्यों द्वारा नामजद करने की बात ना हो, तब मैं दो विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। पहला विकल्प मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप नारबीआई प्रणाली को स्वीकार कर लें। इस प्रणाली में एक सदन चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। ये प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं या यह सदन अपने ही सदस्यों में से एक दूसरे सदन के लिए सदस्य चुनता है। इससे उच्च सदन में राज्यों द्वारा प्रतिनिधि नामजद करने की समस्या से बच सकते हैं। या अगर यह स्वीकार ना हो, तब एक दूसरा तरीका है जो मेरा ख्याल है कि जो प्रस्तावित किया जा सकता है वह यह है कि राजा महाराजा अभ्यर्थियों की सूची दें और इस सूची में से संघीय विधान मंडल के लिए प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। महाराजा बीकानेर, यह चुनाव कौन करेगा? डॉक्टर अम्बेडकर, यह चुनाव निचले सदन द्वारा किया जाएगा, लेकिन जो भी हो, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना कहना है कि मैं किसी ऐसी प्रणाली को अपनाए जाने के पक्ष में नहीं हूँ जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद करने की बात होगी। अब अध्यक्ष महोदय, मैं विचारार्थ विषय सूची की एक दूसरी मत पर चर्चा करूंगा। यह मद है विशेष हितों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अध्यक्ष, यह संख्या 5 है, विशेष हितों के विशेष निर्वाचन मंडल के लिए प्रावधान। डॉक्टर अम्बेडकर, पहली बात मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि दलित वर्ग को विशेष हित की श्रेणी में रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक कार्यों के लिए दलित वर्ग उसी तरह एक पृथक वर्ग समझा जाए जिस तरह मुसलमानों या ईसाइयों को समझा जाता है, और न केवल प्रांतीय विधानसभाओं बल्कि केंद्रीय विधान मंडलों के दोनों सदनों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अध्यक्ष, जब आप समान अधिकार की बात करते हैं, तब क्या आपका आशय यह है कि उनकी संख्या भी उतनी होनी चाहिए जितनी की अन्य की? डॉक्टर अम्बेडकर, जी नहीं, उन्हें जितनी संख्या में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा वह उसी सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए अपनाया जाएगा। अध्यक्ष, आपने भी यह बात कही, धन्यवाद। डॉक्टर अम्बेडकर, अब मैं अन्य हितों की चर्चा करूंगा जिन्हें अब तक मान्यता मिल चुकी है। वे हैं व्यापार, वाणिज्य, भूमि, पति और विश्वविद्यालय। डॉक्टर सफाअत अहमद खां, विश्वविद्यालय नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर, नहीं, विश्वविद्यालय नहीं है। मैं इन विशेष हितों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का समर्थन नहीं करता। पहली बात तो यह है कि उदाहरण के लिए मैं नहीं समझता कि भूमिपतियों को विशेष प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि वह कौन सी दिक्कतें और कमियां हैं जिनके कारण कोई भूमिपति साधारण चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहे और अपने वर्ग के लोगों के लिए मताधिकार प्राप्त करे। इसके लिए उसे कोई रुकावट नहीं है। मुझे विश्वास है कि बाहर सभी देशों में, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में और यूरोप के देशों में, व्यापार, वाणिज्य और भूमिपतियों जैसे वर्गों के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। इन्हें आम लोगों के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। मेरा विचार है कि यही व्यवस्था भारत में अपनाई जानी चाहिए। इन वर्गों के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व देने के बारे में मेरी और भी कई आपत्तियां हैं। सबसे पहली यह है कि इन वर्गों के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए उनका निर्वाचन मंडल अत्यंत संकीर्ण होगा। यह एक गुट जैसा है। अब अगर उन्हें इन्हीं विषयों पर मत देना है तो उनसे संबंधित तब क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से छोटा होगा, लेकिन अगर ये लोग इस तरह सिर्फ सीमित निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद में नहीं आते, तब वे उन सभी मामलों पर मत दे सकेंगे जो विधानसभा के सम्मुख आएंगे। मैंने बम्बई विधान परिषद में जो बातें देखी हैं उनमें एक यह है कि वहाँ व्यापार और वाणिज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र बने हुए हैं। अब बम्बई प्रेसिडेंसी में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में एक खास समुदाय का एकाधिकार है जिसके बारे में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है
कि यह समुदाय उन सभी समुदायों में जो अभी तक मेरी जानकारी में सबसे अधिक कट्टरपंथी समुदाय है। श्री जयकर राजनीतिक दृष्टि से, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक दृष्टि से। अब ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में आने के लिए आसानी से निर्वाचन क्षेत्र मिल जाते हैं। अब अगर कोई प्रगतिशील कदम उठाया जाता है तब ये लोग कट्टरपंथियों के साथ मिल जाएंगे, उनका साथ देंगे और इस तरह स्वतंत्रता और प्रगति के लक्ष्यों के आड़े आएंगे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर इस तरह का कोई प्रावधान किया जाता है तब मैं यह रियायत दूंगा कि जब कभी किसी ऐसे विधेयक पर विचार हो रहा होगा जिससे उनके हित पर असर पड़ने वाला होगा तब उन्हें विधानसभा या उच्च सदन में अपनी बात करने का पूरा पूरा अधिकार होगा। उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें विधानमंडल का सदस्य बनाने या उन्हें किसी भी विधेयक पर विधानमंडल में मत देने का अधिकार दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात मैं श्रमिकों के बारे में भी कहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि श्री जोशी मेरे दृष्टिकोण से सहमत हैं या नहीं, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि यदि पूर्ण मताधिकार की प्रणाली लागू होती है और मुझे आशा है कि महात्मा गांधी की सहायता और उनके समर्थन से हम इसे इस सम्मेलन में स्वीकार कर लेंगे, तब श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम प्रतिनिधित्व की कोई ऐसी प्रणाली शुरू करते हैं जिसमें श्रमिकों का विशाल समुदाय विधान से बाहर रहता है और वे सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकते तथा अपनी खुशहाली व उन्नति के लिए सरकार से कोई काम नहीं करवा सकते, तब श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व देने की अवश्य जरूरत होगी। और मेरा विचार है कि विभिन्न संघों को संगठित कर और उनको प्रतिनिधित्व के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हमेशा भी कर सकते हैं। अगला विषय जो मैं उठा रहा हूँ वह नामजद सदस्यों के बारे में। हालांकि मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि संघीय विधानमंडल में नामजद सदस्यों का एक वर्ग बनाने के पीछे लक्ष्य यह है कि सिद्धांत रूप में ऐसे विषयों को समर्थन दिया जा सके जिन्हें राज्य के विषय या जिन्हें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत आरक्षित विषय कहा जाता है। पहली बात तो यह है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि नामजद सरकारी सदस्यों से मुझे बड़ा भय लगता है और इस बारे में मेरी शंकाएं भी हैं। मेरे विचार में अगर कोई ऐसी संस्था है जिसने प्रांतीय सरकारों में उत्तरदायित्व की प्रणाली को नष्ट किया है जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत लागू की गई थी, तो वह यही नामजद सदस्यों का वर्ग है। यही है जिसने सारी प्रणाली को दूषित कर दिया। यही वर्ग है जिसने प्रांतों में बहुसंख्यक के बजाय अल्पसंख्यकों के शासन को संभव कर दिखाया। यही वर्ग है जिसने हर तरह के लोगों और वर्गों के साथ साठगांठ की। ये वे वर्ग नहीं थे जिन्हें इस वर्ग की सहायता या समर्थन जरूरी था, बल्कि ये वे वर्ग थे जो छोटे से छोटे लाभ के लिए अपने को बेचने के लिए तैयार रहते थे। मैं इस नामजद सदस्य प्रणाली का घोर विरोध करता हूँ। मेरा निवेदन है कि ऐसे विषयों को जिन्हें राज्य विषय कहा जाता है समर्थन देने के लिए इस नामजद सरकारी सदस्य व्यवस्था की असल में कोई जरूरत नहीं है। प्रांतीय संविधान में जहां इस समय आरक्षित विषय की व्यवस्था है, इन आरक्षित विषयों को समर्थन देने और इनकी रक्षा करने के लिए बहुत से उपाय हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 72 के तहत हमारे यहाँ ये विषय एक ऐसे व्यक्ति के अधिकार में रहते हैं जिसको हटाया नहीं जा सकता और न ही जिसके बारे में मतदान किया जा सकता। दूसरे, गवर्नर को ऐसे खर्च को प्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है जिससे वह आरक्षित विषयों की रक्षा करने के लिए आवश्यक समझता है। तीसरे, गवर्नर को ऐसे बिलों को प्रमाणित करने का भी अधिकार प्राप्त है जिन्हें वह आरक्षित विषयों की दक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी समझता है। और अंतिम यह है कि जिस किसी विधेयक के बारे में गवर्नर को आपत्ति हो उसको आश्वासित करने के लिए उसे विशेष अधिकार मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जिन सुरक्षा उपायों को मैंने उल्लेख किया है, अर्थात आरक्षित विषयों के प्रभारी व्यक्ति का हटाया ना जा सकना, उसके वेतन के बारे में मतदान का ना हो सकना, खर्च
को प्रमाणित करने की शक्ति का गवर्नर में निहित होना, आरक्षित विषयों की सुरक्षा के लिए बिलों को प्रमाणित करने की शक्ति और किसी विधेयक को आश्वासित करने की गवर्नर की सर्वोच्च शक्ति ऐसे सुरक्षा उपाय जो मेरे विचार से उन विषयों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बहुत पर्याप्त हैं जिन्हें राज विषय कहा जाता है। माननीय तेज बहादुर सप्रू, इस स्तर पर क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आपका सुझाव है कि प्रमाणित करने की शक्ति रहनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर, मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि प्रमाणित करने की शक्ति होनी चाहिए, मैं इस बारे में बाद में बोलूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वह सरकारी सदस्य की नामजदगी के अलावा अन्य विकल्प हैं जो संविधान में दिए हुए हैं। यही मेरा तर्क है। मेरा निवेदन है कि जब आपके पास सरकार में उन विषयों की सुरक्षा के लिए जिन्हें राज विषय कहा जाता है इतनी प्रचुर विधायी और कार्यान्वयन संबंधी शक्तियां हैं, तब विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की व्यवस्था करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरे, मेरा यह कहना है कि नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक बनाकर आप उन बातों को छिपा रहे हैं, उन बातों पर पर्दा डाल रहे हैं जो इस समय हो रही हैं। अगर नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक नहीं होता तब विधान परिषद बहुत से उपायों को पारित कर चुकी होती और जिन्हें गवर्नर खुशी खुशी अनुमोदित कर देता या अपनी विशेष शक्तियों के अधीन कर देता। लेकिन नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लॉक होने से आपने एक विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न कर दी है। आप बाहरी दुनिया को तो यह दिखाते हैं कि विधान परिषद बहुसंख्यकीय शासन के आधार पर समान रूप से काम कर रही है, जबकि स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक दल द्वारा सरकारी सदस्यों की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के भावी संविधान में इस नामजद सरकारी सदस्यों को ब्लॉक लाने की कोई उपयुक्तता नहीं है।